Good morning, student. This is your English class. My name is Shabana Baloch from Crystal School. So we are going to start the question answers of chapter number 9, the alien ship. Explanation I already explained you in the previous video. So please watch that video first and then watch this video to understand the question answers properly. Okay. So open page number 116. So the first question is comprehension. A. Answer in brief. यहाँ पे हमें इसके आंसर्स देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन के. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कैप्टन टेस्डेक डू व्हेन कीन वाज कैरिड इनटू द शैडो. अब हमें बताना है कि कैप्टन टेस्डेक ने क्या किया था जब कीन को उस शैडो में जब वो कीन चला गया था. सो हियर इज द आंसर. व्हेन द कीन कैरिड आउट इनटू द शैडोज, कैप्टन टेस्डेक, Tisa's father, immediately hit the emergency button. He turned to Group Commander Jed Yor and said that he wanted someone to quickly go to the place from where Keen had been captured to tell the robot what to do. तो जब कीन को जब क्रीचर्स ने उसे पकड़ लिया था तो उस टाइम कैप्टन ने तुरंत ही एमरजेंसी बटन प्रेस कर दिया था और कैप्टन कमांडर जेड यूआर को बोला कि आप जल्दी से रोबोट्स को बोलो कि वो कोई मिस्टेक ना करे और सभी चीज़ का ध्यान रखे. नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट वाज द फोर्स फील्ड, व्हाई डिड इट नीड टू बी अप. अब यहाँ पे बताना है कि फोर्स फील्ड क्या था और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी. द फोर्स फील्ड वॉज एन इनविजिबल शील्ड फ्रॉम प्रोटेक्शन. जो फोर्स फील्ड था वो एक इनविजिबल मतलब ऐसी एक वॉल थी, ऐसी एक दीवार थी जो कोई देख नहीं सकता था और उन्होंने वो दीवार प्रोटेक्शन के लिए रखी थी ताकि जो दूसरे जो क्रीचर्स वगैरह हैं वो इन पर अटैक ना कर सके. इट नीडेड टू बी अप सो दैट नीदर कुड पीपल गो टू क्लोजर और टू कैप्चर नॉर कुड बी द क्रीचर गेट आउट ऑफ देयर एंड हार्म द पीपल. तो उन्होंने एक ऐसी इनविजिबल शीट रखी थी जिससे ना वो क्रीचर इन लोगों के पास आ पाए ना ही लोग उन लोगों के पास जा पाए. नाउ द थर्ड वन इज वेयर वॉज द रोबोट सपोज टू बी. यहाँ पे बताना है कि रोबोट कहाँ होना चाहिए था उस वक्त. द रोबोट वर सपोज टू बी इन द जू. तो जो रोबोट्स थे उनको जू में होना चाहिए था. फोर्थ वन इज हाउ डिड द ऑफिसर रिएक्ट टू सी द डार्क ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. व्हाट वॉज द डार्क ऑब्जेक्ट. तो वहाँ पे उनकी स्क्रीन पर एक डार्क ऑब्जेक्ट उन्हें दिखाई दिया था. तो वो डार्क ऑब्जेक्ट क्या था और ऑफिसर ने जब वो डार्क ऑब्जेक्ट देखा तो उसने क्या रिएक्ट किया, उसने कैसा सोचा. सो द आंसर इज द ऑफिसर वॉज नॉट हैप्पी टू सी द डार्क ऑब्जेक्ट. ही फेल्ट एप्रीहेंसिव ऑफ व्हाट दैट माइट लीड टू. द डार्क ऑब्जेक्ट वॉज अ स्पेसशिप. सो वो डार्क ऑब्जेक्ट जो उनकी स्क्रीन के सामने आ गया था ना, जो बिल्कुल बड़े से एक प्लैनेट की तरह दिख रहा था और उसने पूरा वहाँ पे पीछे की तरफ बैकग्राउंड था वो ब्लैक कर दिया था जिस वजह से आगे कुछ दिख नहीं रहा था. और वो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या था, वो ब्लैक ऑब्जेक्ट एक स्पेसशिप ही था. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई अकॉर्डिंग टू टीजा हैड दोस क्रीचर कम्स. सो अकॉर्डिंग टू टीशा हैड दोस क्रीचर्स कम. सो द आंसर इज Tisa felt that the creature had come to get the alien creature they had captured from Aldebaran 4. तो जो क्रीचर थे वो कौन थे, वो टीचर थे जो टीजा जिनके बारे में बात करी है वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि जो उनका क्रीचर यहाँ पे रह गया था उसको वो लेके वापस चले जाए. और वो क्रीचर वो लोग कहाँ से लाए थे, वो क्रीचर एक बड़े से स्टार में से लाए थे जिसका नाम था एल्डीबरन 4. ये इनके स्पेस का एक जो स्टार था उसका नाम है. ओके. नाउ सिक्स्थ इज व्हाट डिड कीन रियलाइज एज ही सॉ हिमसेल्फ थ्रू द क्रीचर्स आई. अब जब कीन जो क्रीचर के साथ था, दोनों जाने एक साथ जब रहे थे तो कीन ने कुछ फील किया था क्रीचर के बारे में. तो वो क्या फील किया था. कीन रियलाइज दैट टू कम्युनिकेट पीपल माइंड नीड टू बी ओपन, रेडी टू एक्सेप्ट न्यू एंड स्ट्रेंज थिंग. इफ नॉट, if they close their mind to outside thought then they could be hurt. तो किन ने क्या रियलाइज किया था कि
क्रीचर वो क्या करते थे कि वो अपना माइंड हमेशा ओपन रखते थे ताकि वो नए आइडियाज़, नए विचार अपने पास ले सके और दूसरे जो कोई खराब विचार हो उनके लिए उनके पास कोई जगह ही ना हो और प्रॉपरली अपनी बातों में कम्युनिकेट कर सके और कॉन्सेंट्रेट कर सके. ठीक है. सो दीज आर द आंसर ऑफ 1 to 6. आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे. नाउ हियर इज द एक्सरसाइज बी. रीड दीज लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. फर्स्ट इज डैडी नो यू कांट डू दैट. तो ये लाइन किसने बोली थी? हु सेड दिस वर्ड एंड टू हूम? तो ये लाइन, दिस लाइन्स वर सेड बाय टीजा टू कैप्टन टेस्डेक. टीजा ने अपने फादर से कही थी और उनके फादर का नाम क्या था? कैप्टन टेस्डेक. नाउ बी, what did daddy just said? Who had he spoken to just before this? So now answer is Captain Tezjak just had given permission to destroy Keen. Captain Tezjak had just spoken to group commander. तो कैप्टन टेस्जैक ने क्या किया था? उसने परमिशन दी थी कि वो कीन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. उन्होंने ऐसा डिसीजन, ऐसा परमिशन दे दिया था. और ये परमिशन किसे दी थी? उन्होंने ग्रुप कमांडर जैड यूआर को. ओके. नाउ सी, वाई डिड डैडी मेक सच अ डिसीजन? तो डैडी ने कीन को मारने का डिसीजन क्यों लिया था? सो कैप्टन टेस्जेक took this decision because the whole ship, which was carrying more than 3,000 people, could not be endangered to save Keen. तो उन्होंने ऐसी परमिशन इसलिए दी थी क्योंकि उनकी जो शिप थी उसमें मोर देन 3,000 लोग थे. तो वो चाह रहे थे कि 3,000 लोगों को कुछ हो, उससे बेटर है कि अगर कीन को अगर कुछ करना पड़े तो हम कीन को, अगर वो मरना चाहे तो उसे मार सकते हैं, लेकिन इन 3,000 लोगों को हमें बचाना है. ओके. नाउ सेकंड वन इज टेल मी व्हाट हैपेंड. हु थॉट दिस वर्ड्स? टेल मी व्हाट हैपेंड. अब हु थॉट दिस वर्ड? कीन थॉट दिस वर्ड. अब ये जो वर्ड्स थे वो कीन ने सोचे थे. ओके. बी, हु डिड द कम्युनिकेट दिस टू द लिसनर? कैप्टन टेस्जैक, sorry, Keen could communicate these to listeners simply by thinking about it. His thoughts was getting communicated to the creature through the creature's tentacle that was touched him. तो यहाँ पे जो क्रीचर्स जो कम्युनिकेट कर रहे थे वो कैसे कीन महसूस कर रहा था, समझ रहा था? वो उनके टेंटेकल से उनको फील कर रहा था और समझ रहा था ना. व्हाट इज टेंटेकल? ये जो हाथ है ना, ये लंबे लंबे, ये जो एंटीना ये जो लगा हुआ है, वो उसे अपने सर के ऊपर लगा के उनके थॉट्स को समझ रहा था. ओके. नाउ फोर्थ इज हाउ डिड द पर्सन गेट एन आंसर? तो यहाँ पे जो पर्सन है उसको आंसर कैसे मिल पाया? द आंसर टू कीन क्वेश्चन केम इन पिक्चर. ही कुड नॉट सी वट हैपन टू द क्रीचर एंड इवन फील हाउ द क्रीचर हैड फेल्ट. तो अब जो क्रीचर था वो बात तो कर नहीं सकता था, लेकिन वो वो थॉट अच्छे से समझ पा रहा था. तो कीन ने उसे एक पिक्चर के रूप में उसे देखा और उसने महसूस किया कि उनके साथ क्या हुआ होगा. ऑलराइट. सो दिस इज द आंसर. नाउ हियर आंसर इन डिटेल. व्हाट हैपेंड आफ्टर द शिप शुक वायलेंटली? जब बहुत ही हियर इज दिस सी एक्सरसाइज. ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू. C exercise C answers in detail. First is what happened after the ship shook violently. जब शिप बहुत जोरों से हिलने लगी तो उस टाइम क्या हुआ था? तो जब शिप जोर से हिलने लगी तो उस वक्त उनका जो शिप था उसे एक ऑब्जेक्ट टकराया था और ऑब्जेक्ट टकराने की वजह से वहाँ पे सब कुछ हिल गया और स्क्रीन थी वो पूरी ब्लैक हो गई थी. ओके. द सेकेंड इज हाउ डिड Keen feel before he realized that he could not communicate directly with the creature. तो जब अब कीन था जो क्रीचर के साथ था तो उसने कब रियलाइज किया कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता? सो हियर इज द आंसर. He could not understand the picture that danced in his mind. It was as if was some alien planet deep within the ocean. Stranger creatures swam all around him. Some were like the things from Aldebaran 4, other far different. Suddenly he realized that he is one of them. Everywhere he saw strange creatures driving, floating and moving to a strange rhythm. तो उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना मुश्किल था कीन के लिए. उसने क्या देखा कि वो एलियन प्लैनेट पे और जो भी जितने भी एलियंस हैं
क्रीचर्स हैं वो आसपास में उनके तैर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, बिकॉज सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है ना बात करने के लिए. नाउ हियर थर्ड वन इज हाउ डिड द क्रीचर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कीन. अब उन दोनों की बात कैसे हुई, क्रीचर और कीन की, डायरेक्टली. द क्रीचर टच कीन एंड टेंटिकल to direct send its thought to him. When Keen wanted to ask creature something, it was a thought and not expressed in words. तो अब जब कीन और क्रीचर को बात करनी थी तो क्रीन ने क्या किया, क्रीचर ने क्या किया, अपना ये जो एंटीना है इसके साथ टच कर दिया ताकि वो उसकी बात अच्छे से समझ पाए, और वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी. जो भी कीन अपने दिमाग में सोच रहे थे वो डायरेक्टली वो उसे समझ पा रहा था क्रीचर. ओके. नाउ फोर्थ वन इज डिस्क्राइब व्हाट द क्रीचर वेंट थ्रू आफ्टर द स्पेसशिप वॉज बरीड इन ऐश. अब जब वो कीन का जो क्रीचर का जो स्पेसशिप जो पहले गिर गया था ना टकरा कर, तो उस टाइम उस क्रीचर को कैसा फील हुआ था. सो हियर इज द आंसर. when there was an explosion and the spaceship sunk in deep water, the creature began feel very lonely. In fact, when he realized that the parents were aboard the spaceship, the feeling of loneliness changed to one of being lost. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो क्रीचर का जो स्पेसशिप था, जो कीन के स्पेसशिप से टकराया था, टीज़ा के स्पेसशिप से टकराया था, तो उनका स्पेसशिप टूट गया था और उस वजह से वो बहुत अकेला फील कर रहा था और वो वेट कर रहा था कि उसके दूसरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो उसे लेने के लिए आएंगे और उसे वहाँ से लेके जाएंगे. तो वो बिल्कुल अकेला और लोनली फील कर रहा था. ओके. नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट आर द थिंग्स दैट कीन गॉट टू नो अबाउट क्रीचर. अब कौन सी चीज़ें हैं जो कीन ने जानी थी क्रीचर के बारे में. सो द आंसर इज Keen got to know what had happened to the creature after the spaceship had crashed and how creature had felt. Keen also realized that the creature did not mean to harm them and wanted to communicate with them. तो जब क्रीचर की जो स्पेसशिप टूट गई थी और क्रीचर जब कीन के साथ वापस मिला तो कीन ने जाना कि वो क्रीचर बहुत ही अच्छा है, क्रीचर बिल्कुल भी उसे प्रॉब्लम नहीं कर रहा, उसे मारने की भी कोशिश नहीं कर रहा और सब कुछ बहुत अच्छे से बिहेव हो रहा था दोनों के बीच में. ओके. सो दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर. नाउ इन दी होमवर्क आपको क्या करना है, हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग आपको लिखने हैं. आपको एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी ये आपको लिखना है क्लास वर्क नोटबुक में इन योर होमवर्क. एंड एक्सरसाइज सी आपको सिर्फ रीड करना है लेकिन आपको इसे लिखना नहीं है. ठीक है. एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी यू हैव टू राइट डाउन इन योर क्लास वर्क नोटबुक. नाउ here we can see the grammar part. Now this grammar part is about active and passive. Active and passive you must have done in your previous class, and as well as we did some portion and some examples in the previous chapter also. Okay, so I am not repeating the same thing again, directly we are doing this. All right, underline the doer of action and write P for passive voice and A for active voice. अब एक्टिव वॉइस कौन सी होती है, जो डायरेक्टली बोल दिया जाता है, और पैसिव वॉइस जो डायरेक्टली नहीं बोला जाता, थोड़ा सा घुमा के बोला जाता है. एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो मेन रहता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस होता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन हो जाता है. ठीक है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन रहता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन रहता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सब्जेक्ट है एक्टिव है और कौन सा पैसिव है. सो फर्स्ट वन इज रितु क्लीन द विंडो येस्टरडे. सो दिस इज एक्टिव वॉइस, ये डायरेक्टली बोला गया है. नाउ सेकेंड इज स्वाति वॉज अटैक्ड बाय एन एंग्री मंकी. तो यहाँ पे इसे पैसिव वॉइस में बताया गया है. यहाँ पे जो एंग्री मंकी है उसके द्वारा स्वाति पर अटैक किया गया था. ओके, तो हियर इट इज पैसिव वॉइस. नाउ सैम फेल डाउन from the swing in the park. So it is a very simple sentence, so it is active. The man caught Kaju stealing mango from the tree. So here this is also an active voice. The typhoon destroyed the entire city. अब typhoon क्या है, एक तरीके का तूफानी है जिसने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया. So this is also active voice. The poem someone was recited by Vijay. So here जब भी एक
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बाय देखें तो आप समझ जाइए कि एक पैसिव वॉइस हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपरली पहले सर्च करना पड़ेगा, सेंटेंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर लिखेंगे। लेकिन मोस्टली पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज़ करते हैं। सो हियर इट इज़ पैसिव वॉइस। ओके, नाउ दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर बुक ओनली द वे आई हैव रोट, लाइक दैट ओनली. Now here are some more exercise. Exercise B. In your book, change the sentence in active to passive and passive to active. अब यहाँ पे कोई सेंटेंस जो है एक्टिव में दिए गए उसे हमें पैसिव करना है और पैसिव में दिए गए उसे एक्टिव करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज द लास्ट बिस्कुट वॉज ईटन बाय मिहिर. अब यहाँ पे बाय लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये ऑलरेडी एक पैसिव वॉइस में है, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो मेन बताया गया. अब हमें इसे सिंपल वे में कन्वर्ट करना है. सो मिहिर एट द लास्ट बिस्कुट, सो दिस इज एक्टिव वॉइस. इसी तरह से हमें चेंज करने हैं. वी सेंड द रिपोर्ट टू मिसेस सरकार लास्ट नाइट. सो वी सेंड द रिपोर्ट टू मिस सरकार लास्ट नाइट. सो द रिपोर्ट वॉज सेंट टू मिसेस सरकार बाय अस लास्ट नाइट. ओके, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा. Now third one is an overtuned oil tanker had split a lot of oil on the highway. So ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है. सो ये इट इज ऑलरेडी एक्टिव. अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो द पैसिव वॉइस वुड बी a lot of oil was spilt by an overturned tanker on the highway. Now fourth one is I was asked by Gina to meet the class teacher. Gina asked to meet the class teacher. Okay, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना बाय है तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हमने इसे एक्टिव वॉइस में कर दिया. फिफ्थ इज थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द 19th century. The electric bulb was invented by Thomas Edison in the 19th century. Now sixth is this bridge was built by my father when he was my age. So the answer is my father built this bridge when he was my age. Okay, so this is the exercise B. So this exercise you have to write down in your classwork notebook. Now here in the vocabulary, अब यहाँ पे आपको adjective plus noun collocations use करने हैं. Okay, now here is आपको जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपको लोकेट करना है, लिखना है. She was exhausted after dash day at work. So here it is hard day at work. John missed his flight due to heavy traffic on the way to the airport. She could not take the strong smell of coffee. The flowers seemed to be dancing in the gentle breeze. Yusuf speed along the smooth road in his new car. So these sentences are very simple. तो मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. बहुत easily सारे वर्ड्स दिए गए हैं तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं. ठीक है, so this you have to write down in your book only. Now here the exercise B, same. यहाँ पे verb plus adverb collocations दिए गए हैं. Now Ashish deeply regretted not accepting the scholarship. Second is Ali thanked Munira profusely for the beautiful card. Third is the farmer eagerly waited for the rainy season. Fourth is Rima was highly recommended by all her college professors. Fifth is Rahul flatly refused to help Titri mow the lawn. So this one you have to write down in the book only. Okay. Now here punctuation, this is not that much important, but अगर आपको ये read करना है तो आप ये कर सकते हैं. And the listening part, this is also I'll share you the answer key. अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, but it is not that important. और आप बुक में से रीड करके आप ढूंढ के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. It will take 2 to 3 minutes, so you can do it by yourself. Okay. एंड स्पीकिंग आपको खुद ही करना पड़ेगा. मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी, बिकॉज आपको
ऊपर की सारी चीज़ें मैंने कराई है, तो ये आपको खुद ही रीड करना पड़ेगा. ओके, सो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स. आपको समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है. A and B in your classwork, and here this one in the book only. Then turn the page. On page number 118 for 18 आपको जो यहाँ पे एक्सरसाइज भी है ये आपको क्लास वर्क में करना है. एंड दिस वन A आपको ये बुक में करना है. एंड दिस वन B you have to write down in the book only. This is it about this chapter. Okay, so I request all of you to complete your work on time with good handwriting, and I'll share you the answer key so it would be easier for you to write down. And अच्छी हैंडराइटिंग यूज़ करना. कुछ कन्फ्यूजन लगता है so you can ask me. आप पूरा आंसर अच्छे से पढ़िए, पूरा कॉपी मत कीजिए आंसर. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कैसे बोलना है, कैसे लिखना है. सो यूज दोज वर्ड वाइसली एंड देन मेक योर ओन आंसर. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.